हाँ क्रॉप क्या कह रहे हो? क्रॉप फॉर्म ले लेना मुझसे, मैं भी बोल दूंगा, अभी सबको बुला के ना अनाउंस कर दूंगा थोड़ा, ठीक है? फॉर्म बन आ चुका है तुम लोग का। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अर्लियर CBSE has already asked many times. ठीक है, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. ठीक है, बड़ा बड़ा थोड़ा लिख रहे हैं थोड़ा सा इसमें दिखने के लिए, ठीक है? द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. ओके, ध्यान सुनना, कहानी इंपॉर्टेंट है, ठीक? अब देखिए यहाँ पे हम इस टॉपिक के अंदर में क्या पढ़ेंगे कि यूरोप के अंदर में नेशनलिज्म आया कैसे, एंड व्हाट इज नेशनलिज्म. हम बोलते हैं दिस कंट्री, ये इंडिया एक नेशन है. किस आधार पे बोल रहे हैं इंडिया एक नेशन में? आप इंडिया को नेशन क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज वी ऑल हैव कलेक्टिव आइडेंटिटी. क्या टर्म मैंने इस्तेमाल किया? दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, कलेक्टिव आइडेंटिटी. कलेक्टिव आइडेंटिटी, इस टर्म को इस्तेमाल करना जब भी नेशनल की बात आएगी तो. कलेक्टिव आइडेंटिटी का मतलब होता है हम सब में कुछ कॉमन है. जैसे अगर हम भारतीय हैं तो हम सब में कॉमन क्या है कि दैट वी आर स्पीकिंग ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ लैंग्वेज, दैट इज हिंदी. वो अलग बात है कि साउथ इंडियन हिंदी नहीं बोलते, पर ऐसा नहीं, उनको आती नहीं है, वो बोलना नहीं चाहते हैं, वो अपने लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, ठीक है? सेकंड क्या है? हमारी हिस्ट्री. वी बिलोंग टू ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ हिस्ट्री. एक डिस्टिंक्ट हिस्ट्री है हमारी. हम सब एक पर्टिकुलर हिस्ट्री को बिलोंग करते हैं. हम सब के जो फ्रीडम फाइटर्स है वो सेम है. बात समझ में आई? तो हम एक कल्चर डिपेंड करते हैं. आपको भी सोचिए कि हम सलवार ही सूट क्यों पहन रहे हैं, हमारे पूर्वज साड़ी ही क्यों पहन रहे हैं, हम क्यों नहीं अमेरिकन की लाइफ स्टाइल जिए? क्योंकि वो हमारा कल्चर है. वी हैव ए कलेक्टिव आइडेंटिटी. वी आर शेयरिंग सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है? तो ये जर्मनी है, ठीक है? यहाँ स्पेन है, यहाँ पे फ्रांस है, यहाँ जर्मनी है, ये इटली है, यहाँ ग्रीस है, यहाँ तुम्हारा तुर्की है. ये तुम्हारा ईस्टर्न यूरोप है, और इधर के हिस्से को वेस्टर्न यूरोप बोलते हैं. उनको भेज दो, हाँ भेज दो. ओके, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ईस्टर्न यूरोप है ना, ईस्टर्न यूरोप में जो जगह है ना वो कौन कौन सी है? लैटविया, साइबेरिया, ठीक है? लैटविया, सर्बिया और हंगरी, ऑस्ट्रिया. हाँ, स्विट्जरलैंड भी इधर ही है, ठीक है? स्विट्जरलैंड भी इधर ही है, ठीक है? तो अगर आप ईस्टर्न यूरोप की आप बात करेंगे तो ईस्टर्न यूरोप में एक तरह का अंपायर रूल करता था जिसका नाम था हैब्सबर्ग अंपायर. हैब्सबर्ग अंपायर, इस नाम इसका एनसीईआरटी के अंदर में भी बोल्ड में डिस्कस किया हुआ है. इसका नाम था हैब्सबर्ग अंपायर, ठीक है? ये मेनली किस रीजन में रूल कर रहा था? ऑस्ट्रियन हंगरी अंपायर में रूल कर रहा था. पर इनकी इस अंपायर के अंदर में कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी थी नहीं. छोड़ दो, ऐसे ही आ जाओ. कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी. कलेक्टिव आइडेंटिटी का मतलब कोई पर्टिकुलर टाइप का कल्चर नहीं था. इनका बस एक ही चीज कॉमन था, पता है क्या? कि वो सब एक अंपायर को बिलोंग करते थे. उनका एक एम्पायर था, वो सब उसी को समर्पित थे, ठीक है? धीरे धीरे क्या हुआ, 18 सेंचुरी से जब हम आगे बढ़ने लगे तो जिस तरीके से ब्रिटेन के अंदर में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, ये डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है. मैं 18 सेंचुरी की बात इसलिए कर रहा हूं कि 18 सेंचुरी के अंदर में ही ब्रिटेन में तुम्हारा क्या आया था? इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था. अब जरा सोच के देखो, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? नया इंडस्ट्री डेवलप होता है. नया इंडस्ट्री डेवलप होता है, ये दोनों 9-10 में कॉमन चैप्टर है, ठीक है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है, समझ भी सकते हो, ठीक है? बाद में फ्रेंच रिवॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, तुमने क्लास सेपरेट ले लेंगे. तो इसमें क्या है कि क्या होता है, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन के अंदर में आता है तो नया इंडस्ट्री सेटअप होता है. तो जब नया इंडस्ट्री सेटअप होगा तो जाहिर सी बात है वर्कर्स काम करेंगे. अब पीजेंट्स या फिर फार्मर्स नहीं करेंगे इंडस्ट्री के अंदर में, कौन करेगा? दैट इज वर्कर्स. कभी देखा इंडस्ट्री में किसान काम करता है? नहीं. मगर चूंकि वो पीजेंट्स और फार्मर से ही निकल के आए थे, वो इंडस्ट्री में जाके काम करने लगे, उनको नया स्किल निकल के आ गया होगा, नया स्किल सीख गए होंगे. पहले वो खेती बाड़ी केवल कर पाते थे, अब नई चीज सीख गए ना, नया चीज बनाना सीख गए. तो जैसे जैसे नया स्किल डेवलप करने लगे, अब वो स्किल लेबर थोड़ा सा ज्यादा पैसा कमाने लगे. तो जैसे जब वो पैसा कमाने लगे ना, तो नए तरह की एक तरह का क्या बोलते हैं, बोर्गोइस फैमिली निकल के आए. बोर्गोइस का मतलब होता है मिडिल क्लासेस फैमिली, जिसको हम और आप बिलोंग करते हो. हम लोग एरिस्टोक्रेट भी नहीं है, हम लोग पुअर में भी नहीं आते हैं, हम लोग बीच में आते हैं. हम लोग को बोर्गोइस बोला गया. बोर्गोइस का मतलब क्या होता है? मिडिल क्लासेस फैमिली, ठीक है? तो हम लोग किसकी वजह से निकल के आए? वो इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से निकल के आए. हमारे पापा इंडस्ट्री में काम करने लगे, हमारे परदादा इंडस्ट्री में काम करने लगे, जिसकी वजह से थोड़ा पैसा कमा लिए और खेती बाड़ी छोड़ करके इंडस्ट्री में काम करने लगे. जो अभी किसानी कर रहे हैं वो अभी भी उसमें नहीं आते, बोर्गोइस फैमिली में नहीं आते हैं. ये चीज इतना समझ में आया. उसी के साथ साथ यूरोप के अंदर में काफी ज्यादा एरिस्टोक्रेट क्लास थे. एरिस्टोक्रेट क्लास का मतलब होता है वो लोग जो ऑलरेडी बहुत पैसे वाले लोग थे, ऑलरेडी वहां पे यूरोप के अंदर में थे. पर प्रॉब्लम क्या थी? जो एरिस्टोक्रेट क्लासेस थे वो एक पर्टिकुलर तरह की लैंग्वेजेस बोलते थे. वो मेनली कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? फ्रेंच. मेनली कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे. और वो ना अपने में ही शादी करते थे. जापान में आज भी नियम है, अगर राजा के एम्परर के फैमिली के लोग अगर किसी गरीब फैमिली या फिर किसी ऐसे से शादी कर लेंगे जो राजशाही से बिलोंग नहीं करता है, तो उसकी लड़की या लड़का को बर्खास्त कर दिया जाएगा. जापान में आज भी नियम है. तो उनको अपने ही राजशाही परिवार में ही शादी करना है. तो उस जमाने में यूरोप में भी था. तो वो एरिस्टोक्रेट्स हुआ करते थे ना, वो आपस में शादी करते थे, वो कभी बाहर शादी नहीं किया करते थे.
मगर ये तो एक पहली प्रॉब्लम होगी। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, इनकी आबादी बड़ी छोटी थी, बड़ी कम आबादी थी। ये समझ लो कि 10% 15% के आसपास हुआ करते थे, बाकी 85 to 90% तुम्हारे पीजेंट्स लोग हुआ करते थे, ठीक है। तो इनकी जमीन, इनकी मगर जमीन क्या थी, किनके पास थी, ये अरिस्टोक्रेट्स क्लास के पास थी, है थोड़े से, पर जमीन मेजॉरिटी इन्हीं के पास थी। तो ये क्या करते थे, पीजेंट्स को दिया करते थे। तो इसकी वजह से तुम्हारे सर्फडम वहां पे था। सर्फडम को कल बताया था मैंने ना, सर्फडम क्या था, सर्फडम कौन बताएगा, व्हाट इज सर्फडम, डायरेक्टली पूछता है, ठीक। बात समझ में आई यहां तक, जो बताया। उसके बाद क्या होता है, देखिए जो मिडिल क्लासेस, जो लोग बुर्गोइस फैमिली थी ना, मिडिल क्लासेस, अब वो मिडिल क्लासेस क्या थी कि उनको ये लगता था कि अगर ये नेशनल तभी यूनाइट होगी जब लोग लिबरल होंगे। तो एक आइडियोलॉजी निकल के आई थी, लिबरलिज्म। लिबरलिज्म को लोग अलग तरीके से अलग अलग लोग समझे। जैसे मेरे लिए लिबरलिज्म का मतलब कुछ और है, आपके लिए कुछ और है। बात समझ में आई। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ। पॉलिटिकल लाइन के अंदर में लिबरलिज्म का मतलब होता है कि औरतों और आदमियों को बराबर का वोट का दर्जा मिले। अगर मैं कह दूं कि केवल वही आदमी वोट देगा जिसके पास जमीन है, या औरतें वोट ही नहीं देंगी, तो क्या ये लिबरलिज्म है? नहीं है। यही चीज हुआ था। यूनिवर्सल सफरेज जिसको बोला जाता है, जिसके अंदर यूनिवर्सल सफरेज का मतलब होता है सब एक समान, सबका वोट एक समान है। बात समझ में? इसको बोलते क्या, यूनिवर्सल सफरेज। मेरे टर्म्स समझ में आ रहे हैं? टर्म्स दिमाग में बैठाते चलना जो मैं बातें बोल रहा हूँ। यूनिवर्सल सफरेज का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल का मतलब सब कोई, सफरेज मतलब सब एक समान, सबको, सबका एक ही वोट है। तुम चाहे वोट दोगे, मैं चाहे वोट दूं, चाहे देश का प्रधानमंत्री वोट दे, एक ही वोट, एक ही वैल्यू। ऐसा नहीं देश का प्रधानमंत्री तो एक तो वोट देगा, 10 तो काउंट करेंगे, ऐसा है क्या? नहीं है ना। इसका मतलब हमारे देश में यूनिवर्सल सफरेज का कॉन्सेप्ट लागू है। बात समझ में आई? सेकेंड, जब जो ये लिबरलिज्म पॉलिटिकल फील्ड के अंदर में यूनिवर्सल सफरेज का कॉन्सेप्ट तो आया, पर किनके लिए आया? वो आदमी जिनके पास जमीनें हुआ करती थी, उनके लिए नहीं आया। जो जिनके पास जमीनें नहीं हुआ करती थी, वो आदमी जिनके पास जमीन नहीं थी, उसको अलाउ नहीं किया गया वोट देने से। और पूरी तुम्हारे क्या बोलते हैं, वुमेन्स जो सोसाइटी थी, उनको अलाउ नहीं किया गया। बात समझ में आई? आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन में कई 200 साल बाद आपको वुमेन्स को राइट्स मिला था वोट करने का, और हमारे देश में पहले से था। हम बहुत आगे थे वुमेन्स सोसाइटी को लेकर के। वो तो हमारे दिमाग में डाला गया कि हम लोग बैकवर्ड है। हमारी सोच उनसे आगे थी। ये हमें दिमाग में भर दिए हैं कि क्या बोलते हैं कि हमारे वहाँ बैकवर्डनेस है, क्योंकि वो हमारे कपड़ों को देखते हैं। अगर घूंघट कोई लड़की ढक लेगी तो कहेंगे कि बैकवर्ड है। वो हमारा कल्चर है। हमारे वहाँ ओपननेस नहीं है, हम रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे वहाँ बड़ों से बात करने का तमीज़ है, क्योंकि वहाँ पे एक नियम है कि अगर चाइल्ड अगर 6 साल का हो जाता है तो उसको अलग से रूम दीजिए। 6 साल के बच्चे को अलग रूम बनाना है, नहीं तो वो केस कर देगा पेरेंट्स पे, यूरोप के अंदर में। ठीक है, तो ऐसी चीजें जो होती हैं ये हमारे वहाँ नहीं है। हमारे वहाँ अभी भी चीजें ऐसी है कि पारिवारिक चीजें हैं, उनके वहाँ उनके जैसा नहीं है। ठीक है, खैर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझ में आया। इकोनॉमिकल स्फीयर की अगर हम बात करें, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लिबरलिज्म का मतलब मर्चेंट्स के लिए या फिर जो कारोबारी लोग थे उनके लिए क्या था कि सिंपली जो हमारा सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह जाए और कोई टैक्स वसूला ना जाए। कितना अच्छा था। पहले अलग अलग करेंसियां हुआ करती थी, अलग अलग जगहों पे अलग अलग टैक्स लिया करते थे, पर एक जगह से दूसरी जगह जाने में वो चीज महंगी हो जाती थी। समझ में आ रही है फान? समझ में आ रहा है ना? तो एक जगह दूसरी जाने में वो चीज महंगी हो जाती थी। तो वो चाहते थे कि इकोनॉमिकल स्फीयर में एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज जा रही है तो हमारे ऊपर टैक्स ना लगे। एग्जाम्पल के तौर पे, मैं कल भी एक एग्जाम्पल बताया था, आज ही बता रहा हूं। मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश, अगर महाराष्ट्र से कॉटन चल रहा है, उत्तर प्रदेश में साड़ी बन रही है। उत्तर प्रदेश में कॉटन नहीं होता। कॉटन कहाँ होता है? सूरत के एरिया, महाराष्ट्र के सौराष्ट्र के एरिया में होता है। अगर महाराष्ट्र से कोई कॉटन चला हुआ है, वो फूल जो होता है रुई चली है, उत्तर प्रदेश में आई है, अगर हर स्टेट अगर टैक्स लेने लगे तो कॉटन बहुत महंगा हो जाएगा, तो साड़ी तो बहुत महंगी हो जाएगी ना। बात समझ में आ रही? साड़ी बहुत महंगी हो जाएगी, कपड़ा बहुत महंगा, सब कॉटन का बना हुआ है, आप जो भी पहनो सब कॉटन का बना हुआ है, तो कोई खरीद ही नहीं पाएगा। इसलिए सरकार ने क्या कहा है कि जो इंटरनल टैक्स है उसको आप बंद करिए। तभी तो जीएसटी आया। जीएसटी क्या चीज है? कॉमन टैक्स है। कॉमन टैक्स है ना जीएसटी, कि हम एक बार लेंगे कहां पे? जहां से वो उगाया गया और जहां पे वो जाएगा, बीच में कोई नहीं लेगा। बात समझ में आई जीएसटी के अंदर में क्या होता है? खैर, इतनी बातें समझ में आई। ठीक है, लिखो।